तो चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। सियासी वार पलटवार हो रहा है और एक एक मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया जा रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मैं सबसे पहले तारुफ करा देती हूं आपका। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा, समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए महेश आर्य जी, हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब और एआईएमआईएम के प्रवक्ता नेता आदिल हसन जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। के शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की 6 जिलों में रैलियां आपकी टॉप लीडरशिप काम पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, योगी आदित्यनाथ का काम या फिर शाह की रणनीति क्या काम आने वाली है? ऐसा है मीनाक्षी जी, ये तीनों ही जो आपने मेरे वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, निश्चित तौर से ये सबके जो है रणनीति, इनका नाम, योगी जी का काम, ये सब कुछ हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे लिए काम में आने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक पे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जो हमें 2014 में, 2017 में और जो 2019 में मिला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। वो निश्चित तौर से हमें 2022 में भी उसी तरह प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम अपने काम पर, अपने नेतृत्व के नाम पर और अपनी रणनीति से जो जनता के बीच की है, जो संवाद है हमारा, जो संपर्क है, उसके बल पर हम ये चीज। लेकिन मैं इससे पूछूं के शर्मा जी, कहीं पार्टी में कोई घबराहट तो नहीं? आपकी टॉप लीडरशिप काम पर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तो आप छोड़ दें, उसके अलावा भी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, सब के सब उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, हमारे पास ऐसे नेतृत्व हैं ना। बाकी पार्टियों का कौन जो सबसे टॉप लीडरशिप है वो तो लगा ही हुआ है। समाजवादी पार्टी में सबसे टॉप नेता कौन है? अखिलेश यादव, वो लड़ रहे हैं, वही मैं घूम रहे हैं। सब इसकी बसपा का नेता कौन है? मायावती, उसके ऊपर कोई नेता उनके पास है तो वो भी तो घूम रही हैं। और इनके एआईएम के जो नेता हैं ओवैसी, वो भी वहां घूम रहे हैं। तो हमारे पास जब बड़े नेताओं की, इतनी बड़े बड़े नेताओं की श्रृंखलाएं हैं, नेता है हमारे पास, 18 करोड़ हमारी पार्टी की सदस्यता है, 18 करोड़ हमारे पास कार्यकर्ता हैं, तो हम क्या करें? उन्हें ले जाके घर पे बैठा दें? वो काम ना करें? ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके पास नेता होगा उसी के पास ना वही ना जाएगा। ठीक। जिनके पास एक परिवार के नेता हैं, हाँ, वो क्या करें? इसीलिए आप देख तो रहे हैं, समाजवादी पार्टी और ये लगातार 14 से हाशिए पर खड़े हैं। महेश आर्य जी, बीजेपी के पास मोदी है, योगी है, शाह है, टॉप लीडरशिप में और बहुत सारे चेहरे हैं, आपके पास कौन है? देखिए, हमारे अभी मित्र बता रहे कि उनके पास बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और वो लोग लगे हैं काम पे। अच्छी बात है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको काम पे लगाए। चुनाव का समय है, लेकिन ये सवाल उठता है कि जब एक स्टेट का इलेक्शन हो रहा है और स्टेट के इलेक्शन में 5.5 साल पूरे लगभग होने जा रहे हैं, तो चुनाव करीब है, तो उस समय स्टेट के इलेक्शन में जो गवर्नेंस योगी जी के सौंपी गई थी, गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती, तो वो अपना गुड गवर्नेंस के काम दिखाते और वो जब ज़रूरत होती तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को बुलाते। अभी इनकी ज़रूरत पड़े तो मोदी जी के चेहरे पर ये कब तक वोट बटोरेंगे? बार बार जनता को गुमराह कर करके वोट नहीं ले सकते। लेकिन आरिफ साहब, वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास गुड गवर्नेंस भी है, योगी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है, शाह की रणनीति। इनके पास ये तो 3 इंसान है। मैं समझता हूँ जरूरत पड़ने पर ये भगवान को भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री, लोगों की नज़र में प्रधानमंत्री इसलिए तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, जबकि मैं कहता हूं कि वो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए उनको स्टेट के इलेक्शन में इतनी सहभागिता नहीं करनी चाहिए कि अभी देखिए गांव-गांव में जाएंगे, गली गली में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे और पूरी तरीके से ये इलेक्शन प्रधानमंत्री का, देश का इलेक्शन नहीं है, ये देश उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। कभी अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए तो वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कभी प्रचार करने नहीं आएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन है, बहुत बड़े राज्य है और 5 राज्य दूसरे भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी को उनके पास लीडरों की कमी है,
उनके पास मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व का कोई लीडर नहीं है। अगर लीडर रहा होता तो उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद इसका मुकाबला उनके वजह से करते। देखिए शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छी जी मैं एक जवाब दे दूं। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद महेश वर्मा जी ये नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बनारस उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश से हैं, अमित शाह जी 2013 से निरंतर वहां प्रभारी रहे हैं, तो तमाम चीजें हैं। अब इनकी स्थिति क्या है, कैसे जवाब इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव मात्र एक क्षेत्र के नेता है, मायावती एकमात्र क्षेत्र में तक सीमित रह गए, तो इसलिए इनके पास जो सबसे टॉप है इनका ये यूज कर रहे हैं। हमारे पास वहां पर यदि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और वो वहां से सांसद हैं, तो उनका क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने क्षेत्र में प्रचार या पूरे प्रदेश से प्रचार करें? और क्यों नहीं करेंगे? हमने काम किया, हम तो अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तकलीफ दूसरी, तकलीफ ये है कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये वंशवादी पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। और मीनाक्षी जी 2014 से इस देश की राजनीति को माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने बदल दिया है। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन पूरे देश में भी अब जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको जनता ने तिलांजलि दे दी है और केवल विकासवाद की राजनीति को वो अपनाना चाहती है। ठीक है, इसीलिए 2014 में हमें आशीर्वाद मिला उत्तर प्रदेश में, हम 73 सीट जीत कर आए। 2017 में हमने 324 सीट हमारे गठबंधन को मिला और इसके बाद 2019 में हम पुनः जो है वहां पर लोकसभा में सीट लेकर जीते हैं वहां पर। ठीक है लगातार शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। आर्य जी मैं आपको भी जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनका भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, संजय निषाद बीजेपी के साथ चले गए, राजभर साहब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और वैसे मुस्लिम वोट मांग रहे हैं और बीएसपी के साथ कांग्रेस भी नहीं खड़ी है। कौन खड़ा है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ जनता खड़ी है, जनता पूरी उत्तर प्रदेश जनता खड़ी है। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी है समाज पार्टी को, तो शर्मा जी आप नेशनल टीवी बैठे हैं, जानकारी कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय स्तर की 3 नंबर की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम पंजाब में भी लड़ रहे हैं, हम राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, हम गुजरात में भी लड़ रहे हैं, हमारे जगह लड़ रहे हैं। जानकारी अपना ठीक कर लीजिए ना, किसी के बारे में बात करने से पहले सोचिए क्या आप कह रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, मैंने सपा के लिए बोला है, मैंने सपा के लिए बोला है, सपा के लिए बोला है कि एक क्षेत्र बाकी नाम के लिए कहीं भी जाकर टिकट भर लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जानता कौन है आपको वहां पर? अच्छा, खान साहब अपनी बात पूरी कर ले। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी है, जानता कौन है आपको? आपको कौन जानता है? आपको कौन समझता है? आप धर्म की राजनीति करते हो। अभी 4 बार की ये धर्म की राजनीति खत्म हो गई। देखिए आप बीच में ना बोलिए, तो मैं ऐसा डिबेट नहीं करता। धर्म की राजनीति आप बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे ये बिरादरी का हमने बनाया, बैकवर्ड में ये बिरादरी का बनाया, ये बिरादरी का बनाया। तो कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी, कौन कर रहा था साहब? और फिर देखिए प्रयागराज में जब मोदी जी पहुंचते हैं तो औरंगजेब का नाम लेते हैं। आप अपने काम का नाम क्यों नहीं बताते हैं भाई? आप नहीं, औरंगजेब और शिवाजी का नाम लेते हैं। कोशिश कर लेंगे। खान साहब आपने बीजेपी पर सवाल कर लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। केवल जनता आपके साथ है ये कह देने भर से पार्टी की ताकत तो नहीं पता चल जाएगी, क्योंकि अभी तो चुनाव दूर है। जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा जनता किसके साथ है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि एक तरफ दोनों ही दल, चाहे बीजेपी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं, जातियों का गुलदस्ता सजा रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं है। अपनी अपनी तरीके से रणनीति बनाने का सबको अधिकार है। आपकी पार्टी क्या कर रही है, कहां खड़ी है इस चुनाव में? देखिए मेरी बात पूरी नहीं होने दिया और बीच में आपने टोक दिया। अब सवाल इस बात का है कि हर पार्टी अपने तरीके से काम करती है, हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हमारे साथ जनता है। हम बूथ वाइज लेकर 403 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। जो कमजोर होता है वही गठबंधन करता है। आज की स्थिति में हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं और हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके जा रहे हैं और करेंगे। हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में पूछना चाहते हैं कि टेरी इनके गृह राज्य मंत्री जिन पे 120 का मुकदमा लगा हुआ है, जिस पे क्लियर कर दिया गया कि हाँ यह जानबूझ के हत्या कराया गया है, एसआईटी की जांच में
आगे आके जानबूझ के हत्या करा गया है। और अब आपने एक ऐसा मुद्दा उठा लिया है कि उसके लिए मुझे के शर्मा जी के पास ही जाना होगा, इसलिए आदिल हसन जी आप थोड़ा सा और इंतजार करें, मैं जरा पहले इस पर जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी होने देती है आप मैडम? क्या मजबूरी है कि मिश्र साहब अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं? कोई पार्टी वाला तो आप उस पर टोका-टाकी करती हैं। अहमद खान साहब, आपने अपनी बात रख ली, सवाल पूछा, आप उसका जवाब तो लेने दीजिए। आपने नहीं, आप मेरे बारे में टेनी साहब आपने ये गलत बात, ये इस तरह का डिबेट में नहीं करता हूँ। अहमद खान साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली। जब उनकी बात पूरी सुन रही है, मेरी बात क्यों सुनेंगी भाई? चलिए बोलिए, खान साहब आप बोल लीजिए। एक तो घर जाइए। के शर्मा जी, एक मिनट आप बोल लीजिए, चलिए मन भर कर बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगी। नहीं, आप बुलवाइए किसी को, हम नहीं बोलते। अब जब नंबर बताइएगा बोलिए। अरे आपने सवाल पूछा ना कि टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने वही तो सवाल लेकर गई। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मतलब नाराज हो रहे हैं? पूरी बात आ जाती, टेनी थोड़ी है, टेनी एक थोड़ी है। अभी प्रयागराज में दलित समाज की लड़की के नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, उसके परिवार को पूरा कुल्हाड़ी से काट के फेंक दिया गया। गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी गई, पीट पीट के मारा गया। उनके योगी आदित्यनाथ और ये जो समाजवादी पार्टी है, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, और हिंदू मुसलमान नहीं होने वाला है। और महंगाई के ऊपर चुनाव होगा, पेट्रोल डीजल के ऊपर चुनाव होगा, किसानों के ऊपर चुनाव होगा, किसानों की हत्याओं के ऊपर चुनाव होगा। किसान की हत्या का जवाब देना पड़ेगा इनको। आखिर काहे फिर काला बिल बता रहे, काला बिल तो वापस क्यों ले लिया भाई? अगर अच्छा था बुराई उससे लगे। खान साहब बता नहीं पा रहे हो। खान साहब बोल लिया आपने, अब मैं जवाब ले लूं? के शर्मा जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे आदिल हसन के पास भी जाना है। क्या मजबूरी है, क्यों टेनी साहब को अभी तक पद पर बनाए रखा है, बर्खास्त क्यों नहीं करते? मीनाक्षी जी, आपने खान साहब को पूरा समय दिया आरोप लगाने के लिए, तो जवाब भी मुझे पूरा समय दीजिए। मैं अभी आपको बताना, बीच में मत बोलिए खान साहब, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, अपने कुर्सी से आप उछल जाइएगा, मुझे पता है क्या है। मैं ये कह रहे कि क्या पहचान है बसपा की, मायावती की। मैं आपको मीनाक्षी जी आज बताता हूं क्या पहचान। ये अच्छा कहा इन्होंने कि 4 बार वो सरकार में, लेकिन किस लिए जानी जाती? वो जानी जाती है टिकट बेचने के लिए। बसपा जानी जाती है टिकट बेचने के लिए, सरकारी तो सब चला। बसपा जानी जाती है पत्थर की अपनी मूर्ति लगाने के लिए। बसपा जानी जाती है लाखों रुपए का, मायावती जानी जाती है लाखों रुपए का माला पहनने के लिए। बसपा जानी जाती है, मायावती जानी जाती है भ्रष्टाचार के लिए। तो मैडम, ये बहस विषयांतर हो रही है, ये बसपा ये बहस विषयांतर हो रही है। मूर्ति लगवाने जो आज का विषय है उस पर क्यों नहीं बोल रहे? टिकट बेचने वाली है बसपा, ये हमें बता रही है। इनका परसेप्शन यही है। और दूसरी तरफ समाजवादियों का परसेप्शन है कि आतंकियों को छुड़ाने वाली, माफी गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाली, ये गुंडा टैक्स वसूलने वाली, इसके लिए जानी जाती है समाजवादी पार्टी। पर आज मैं आपसे ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि 5 साल का जो हमारा उत्तर प्रदेश का शासन रहा है, उस शासन के बाद योगी जी, जिनके शासन काल में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बल्कि काशी कानून के शिलान्यास लोकार्पण के लिए, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, और यही नहीं तमाम विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाएगी। धारा प्रवाह बोलते रहने से दर्शकों को कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जाना जाएगा। धारा प्रवाह बोलते रहने से बात किसी को समझ में नहीं आएगी, दर्शकों को नहीं समझ में आएगी। हम सभ्यता से बहस करते हैं ना। आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं के शर्मा जी, थोड़ा सा वक्त लीजिए। ये अजय मिश्र टेनी को कब बर्खास्त कर रहे हैं, इस्तीफा कब ले रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। इस पे कोई जवाब नहीं है, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन शर्मा जी 1 मिनट, अब मुझे आदिल हसन जी को इस डिबेट में लाना होगा। मुझे पहले मीनाक्षी जी सुन लीजिए, मीनाक्षी जी सुन लीजिए, मैं सुनूंगी ना। मैंने मीनाक्षी जी सुन लीजिए, मेरी आपको जवाब चाहिए ना। हाँ। मैं दे रहा हूँ, बोलिए। मैं दे रहा हूँ जवाब आपको, बोलिए। आप देखिए, सरकार जो कानून है अपना काम कर रहा है। कानून के रूप में अभी उनके ऊपर जो है, उनके पिता पर तो कोई विषय आया नहीं है। कानून जब जिस दिन उनको अपना आरोपी तय करेगा, उस दिन उसकी बात करेंगे। आज क्या करें उस पर?
केवल आप ऐसे आरोप के हिसाब से हो तो मायावती को तो कभी राजनीति में नैतिकता, चाल चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। राजनीति में नैतिकता और चाल चरित्र चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपसे बात करूंगी ना इस मुद्दे पर, मैं आपसे बात करूंगी के शर्मा जी इस मुद्दे पर। आज के मुद्दे को आरोप तय होने दीजिए। मीनाक्षी जी, टीवी डिबेट में आप जो है निर्णय कर देंगी क्या? ठीक है, टीवी डिबेट में आप आरोपी साबित करेंगे क्या? कोर्ट है क्या ये? क्या? एक मिनट, आप कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं के शर्मा जी? कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं? के शर्मा जी के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं है। बताइए ना, कहाँ अभी आरोप सिद्ध हो गया है? कोई जवाब नहीं है इनके पास। पूरे देश की जनता जवाब मांग रही है के शर्मा जी के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास। इसके बात का कोई जवाब नहीं है। भैया जवाब दे तो रहा हूं, आपके आरोप लगाएगा तो क्या होगा? चौथा स्तंभ मीडिया का पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आदिल हसन जी बहुत देर से हमें सुन रहे हैं और वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। आदिल हसन जी, आप पर तो, आपकी पार्टी पर तो आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। आप किससे फायदा पहुंचा रहे हैं? मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जो करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं, मुस्लिम वहां वोट करता है जहां पर बीजेपी को हराया जा सके। ये हम सुनते आए हैं, यही हमें सुनाई देता है। लेकिन अगर उसी वोट को आप बांट देंगे तो आप तो बीजेपी को जिता देंगे। हमने बिहार का अभी चुनाव लड़ा, उसमें एमआईएम ने 5 एमएलए जीते। शिवसेना के 5 बार के एमपी को औरंगाबाद दलील साहब ने हराया। तेलंगाना में बीजेपी आज तक आ नहीं पाई, यह एमआईएम की देन है। आज तक बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आ पाई है, यह एमआईएम की देन है। और जहां तक आप अभी प्रधानमंत्री वाला मुद्दा पे आप चर्चा कर रही थी, तो मुझे प्रधानमंत्री सुबह में चर्चा करते हैं कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सब आए, लोकसभा में आए, जितना चर्चाओं में भाग ले, लेकिन प्रधानमंत्री उस चर्चा, उस नाश्ता के बाद सबको उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बारे में जैसा इन्होंने बंगाल में भेजा था, पूरी जंबो जेट सरकार लग गई थी, 70 मंत्री, 18 प्रदेश के मुख्यमंत्री लग गए थे, और क्या रिजल्ट आया आपने देखा। उसी तरह प्रधानमंत्री के बारे में एक कॉल है बहुत अच्छे आवाम के बीच में कि प्रधानमंत्री 3 चीज बहुत पसंद करते हैं, कैमरा को पसंद करते हैं, क्लोथ को पसंद करते हैं, चुनाव को पसंद करते हैं। 3 चीज प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद है। तो इनको तो जो उत्तर प्रदेश में हार दिख रही है। जान रहे कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है, गंगा में जो लाशें बही है, ऑक्सीजन की किल्लत से जो लोग मरे हैं, जवाब मांगेंगे, रोजगार पे मांगेंगे, नौकरी पे मांगेंगे, महंगाई पे मांगेंगे। उत्तर प्रदेश को जो डबल इंजन की सरकार थी उसको ठोक दाव सरकार बना दिया। आज हर तबका जो पेपर लीक हो रहा है, 23 लाख बच्चे एग्जाम देने का, 23 लाख बच्चे देने गए थे, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री बताएं। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी मुद्दे जाते हैं। इसलिए हम बोलिए 2017 के चुनाव में तो ओवैसी की पार्टी ने कोई दम दिखाया नहीं। इस बार आप कितनी सीटें ले आएंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को चैलेंज करेंगे? आप कितनी सीटें ले आएंगे? तो सीट तेलंगाना में भी बीजेपी का 1 एमएलए, केरला में बीजेपी का 0 एमएलए, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का 0 एमएलए, तो बीजेपी जाके वहां क्यों चुनाव लड़ती है? चुनाव मैं तो आपसे पूछ रही हूं ना सर, कितनी सीटें ले आएंगे? बीजेपी को टक्कर देने के लिए कितनी सीटें ले आएंगे आप? सीट हमारे एक इस बात का तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। आवाम ने एक माहौल बना लिया है, मिजाज बना लिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, योगी आदित्यनाथ दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये निर्णय जनता ने ले लिया है। और जहां हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक हम युवाओं में, महिलाओं में, दलितों में, पिछड़ों में, हर तबके की बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश को नई सरकार मिले जो भाजपा से मुक्त रहे और इंसाफ की बात करे और आवाम को रोजगार दे, महंगाई पे चर्चा करे, और जो लूट खसोट है ठोकदारों की सरकार, वो सरकार जाए। ये हमारा परम उद्देश्य है। आरिफ साहब, एमएच खान साहब, आदिल हसन जी और आपकी बातें एक ही जगह पर मेल खाती हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है। उसके बावजूद आप तीनों अलग अलग खड़े नजर आते हैं। मैंने अपने चारों मित्रों की बात को ठीक से गौर से सुन लिया है। पहले सवाल जवाब माननीय शर्मा जी के लिए मैं दे दूं। इन्होंने अभी बोला, मेरे सवाल का जवाब आपका दूंगा, पहले इनका नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगी वो बात। अच्छा। इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास बहुत बड़ी तोप है जिनको हम चला देते हैं और पूरा इलेक्शन अपने हाईजैक कर लेते हैं। मैं और साथ ही इन्होंने ये भी माना कि समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय दल है, इनकी बड़ी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूँ, इनको समझना चाहिए, इतिहास में जाए, 89 में दो सीट हुआ करती थी इनकी, उसी को लेकर के। देखिए बीच में मत बोलिए, गुंडे बदमाश सबसे बात ज्यादा तुम्हारी पार्टी में है,
तड़ीपार तुम्हारी पार्टी में है, तड़ीपार तुम्हारी पार्टी में बना बैठा है, ये शब्द भाषा का इस्तेमाल मत करिए। थोड़ा सा सभ्यता मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं दूसरे सिस्टम का व्यक्ति हूँ, मैं कभी बीच में इंटरप्रेट नहीं करता। सुनिए, आप गौर से, सच्चाई सुनिए, मादा रखिए सुनने का। तो इन्होंने बोला गलत बात मत बोलिए, भाषा पे संयम रखना सीखिए। अरे भाई खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही आप कर रहे हैं, उसके बाद बोलना नहीं देना चाहते। सही जवाब सुनने सीखिए, उसका मादा रखिए सुनने। हमने आपको सुना, हमने आपको सुना, सबसे सर्वशक्तिमान आपने लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। आपने तो बोला ना कि हमारे पास बहुत बड़े नेता है। क्यों बड़े नेता है? हमारे पास कम है क्या? दूसरी पार्टी को कमतर करके मत मानिए। हमारी पार्टी भी 4 बार सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी दल के रूप में रही है। और मैं आपको बता दूं, आपने ही मान लिया, आपने ही मान लिया, आपने ही मान की क्षमता नहीं आपके पास, आपने ही मान लिया कि अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो उनके मुकाबले आपके जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपने उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का नेता आपने स्वीकार किया। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। 2022 में सरकार बनाएंगे और 2024 में चुनौती खड़ी करेंगे उसमें, राष्ट्रीय चुनाव में। दूसरी बात, MI खान साहब की बात आई, उन्होंने समाजवादी पार्टी को बी टीम बोला है। तो इसके लिए पूरे देश को, पूरे प्रदेश की जनता को पता चल रहा है कि जब भी कोई मौका आता है तो उनकी नेता का, उनकी पार्टी का ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं, मैं इस पर कोई वो नहीं करना चाहता, कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता इस बात को मानती है। आरिफ साहब कैसे कमेंट करेंगे? आप भी तो कभी MH खान साहब के साथ ही खड़े थे। और ये हमारे जो दूसरे भाई हैं MIM खान के, इनका तो भी कोई मतलब नहीं बनता, ये तो ध्रुवीकरण लेके जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की जनता, सब समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और बहुत बहुमत के साथ नहीं, लेकिन आरिफ साहब आप सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा, अंधेरा लाना, गुंडागर्दी व अराजकता लाना, आतंकियों को प्रश्रय देना, अगर समाजवाद है तो ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी सारी जनता देश की ये देख रही है, जब आप पूछ रही है कि भाई आपके सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी योगी जी की, तो उस योगी जी की ने सबसे पहला काम क्या किया बताओ? वादा क्या किए थे और सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे और अपने मंत्री परिषद के विधायकों के मंत्री को वापस लिया और उसके बाद क्लीन चिट अपने को कर दिया। ये काम उन्होंने किया। तो सबसे ज्यादा गुंडे बर्दाश्त किस पार्टी में? अगर निष्पक्षता और स्वच्छता की बात करते तो वो काम नहीं करते। के शर्मा जी, कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए था, कानून को अपना काम करना देना चाहिए था। देखिए, मैं वहां से अपनी बात चालू करता हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी जो है हकीकत पर आके खड़े हो गए। इस डिबेट में कहीं तोप तलवार और बंदूक की बात नहीं, लेकिन क्योंकि इनकी संस्कृति है, बंदूक और तोप तलवार गुंडागर्दी इनकी संस्कृति है। ये तो पूरा चल रहा है, आपने पत्रकारों को नहीं छोड़ा। आपके गृह मंत्री के पोस्ट में, गृह मंत्री के पोस्ट पे सुनिए, आपने देखिए, आपने अपनी बात बोली के साथ बदतमीजी करता है। आपने जब अपनी बात बोली के शर्मा जी बड़े करता है, ये गलत तरीका करता है। आरिफ साहब सुन लीजिए, के शर्मा जी। तो देखिए, कहां से शुरुआत में आपको बताता हूं। यदि अखिलेश यादव को अपनी हार समझ नहीं आती तो 2 महीना पहले ही उन्होंने ये आरोप लगाया ईवीएम पर, कि ईवीएम पर आरोप लगाया उन्होंने और ईवीएम के से चुनाव न कराने की भी बात की। तो इससे स्पष्ट था कि अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि अब हमारी चुनाव हार जो है हो चुकी है। इसी के बाद इन्होंने तत्काल 10 दिन के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाया वोटर लिस्ट को लेकर। तो इससे स्पष्ट है कि हार इनको साफ दिखाई दे रही है। अभी इन्होंने कहा गुंडागर्दी और इसकी बात, मैं केवल मीनाक्षी जी आपके प्रदेश की जनता का उसके ऊपर सवाल है, और उसके बाद आप इसका उत्तर इनसे ले लीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले सेफई में, जो कि इनका गांव है नेताजी का, उस गांव में आप सुनती थी, जो उनके नेताजी का जन्मदिन मनता था, बॉम्बे से, विदेशों से बड़ी बड़ी वहां पर हस्तियां लाई जाती थी, रात भर ये रंगरेलियां मनाते थे, नाचते गाते थे, हम लोग पूछते थे ये पैसा कहां से आता है, तो ये कहते थे कि कार्यकर्ता पैसा देते हैं, तब हम जो है इसको करते हैं। मैं पूछता हूं, एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक मिनट इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए,
तो क्या है उनके बारे में ऐसे उस समय ये रंगरेलियां बनाते थे, वहां कलाकार हैं, आर्टिस्ट नाच हैं, कराते थे, उनके बारे में 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ? आप उनको नेताजी आज भी जीवित है और आज वो जो है सफाई में जन्मदिन क्यों नहीं मनता? क्योंकि वो गुंडा टैक्स वसूली होती थी, गुंडागिर्दी करके लोग पैसा वसूली करते थे, और नेताजी का जन्मदिन वहां पर रात भर जो है डांस करा के करते थे, रंगरेलियां मनाया करते थे। आज 2017 के बाद ये कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं। ये रंगरेलियां मनाने की कौन सी भाषा है? वो पैसे पहले कहां जानना चाहता हूँ कि इनके नेता क्या नहीं क्या कर रहे हैं। सर आप पकड़े जाते हैं, इनका विधायक और शर्मा जी, मैं आप दोनों को यहीं पे रोक रही हूँ। सरकार बचाने का काम करती है, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा आप रखें। को संज्ञान लेना पड़ता है। एक महिला एंकर के साथ बैठकर आप लोग ये डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा आप सभी लोग रखें। मैं आप दोनों से देखिए एक ही बात कह रही हूँ, मैं एक ही बात आप दोनों से। आर्टिस्ट को ये क्या बोल रहे हैं? एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, जो आर्टिस्ट हैं जो अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, उनको एक तरफ तो दोगली बात क्यों करते हैं? आपकी सरकार दोगली बात क्यों कर रही है? एक तरफ आप उनको लिए क्या क्या बोल रहे हैं, एक तरफ उनको यश भारती से नवाज रहे हैं। नेताजी तो अभी भी आप उनको यश भारती से नवाज रहे हैं। आर्य जी, आपके पार्टी के नेता, एक मिनट आर्य जी, एक मिनट के शर्मा जी, एक मिनट के शर्मा जी, आर्य जी आपकी पार्टी के नेता, एक मिनट, अखिलेश यादव, के शर्मा जी, एक मिनट, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। आर्य जी, जी आप ही के पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्क साहब ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा बढ़ा देने से लड़कियां आवारगी करेगी। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज हमारे डिबेट का टॉपिक ये नहीं है। नहीं तो इसका नहीं, महिलाओं तो सवाल लाने की जरूरत नहीं है। ये सवाल की जरूरत नहीं है। जो डिबेट जिस विषय पे है, विषयांतर कर देने से कोई उसका हल नहीं। आप खंडन करिए ना इस बात का। खंडन तो देखिए ऐसा है कि इसको दूसरे रूप में देखिए, दूसरे रूप में देखिए, हमारा देश 80% से ज्यादा ग्रामीण अंचल में रहता है, ग्रामीण अंचल में रहता है, और उसमें इस तरीके से कानून थोपने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश में आपने आप ये बोलिए, आप खंडन करते हैं इस बयान का, शफीकुर रहमान वर्क की बात का आप खंडन करते हैं। आप बोलिए, देश की गरीब जनता जो गांव देहात में रहती है, उसके अकॉर्डिंग से आप देखिए क्या सही है क्या गलत है। आज का विषय है ही नहीं। मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, आदिल हसन जी के पास जाऊंगी। आप खंडन करिए इस बात का। आर्य साहब, अगर आप कहते हैं कि हाँ ये बयान गलत है, आप खंडन करिए। भाषा की मर्यादाओं पर आप बात कर रहे हैं ना, आप खंडन करिए। नहीं तो जो भी अगर कानून पेश किया जा रहा है तो उसको जनहित को देखते हुए आप उसकी व्याख्या करिए कि 80% की देश की जनता ग्रामीण में रहती है और उनके केस हिसाब से अखिलेश यादव का जिस बयान का खंडन कर चुके हैं महेश आर्य जी, इतना तो 18% की उम्र थी, उससे आप किस बढ़ा रहे हैं? अखिलेश यादव तक इस बयान का खंडन कर चुके हैं। आप भी थोड़ा ईमान दिखाइए, आप बोलिए कि हाँ हम खंडन करते हैं इस बयान। नहीं क्या पहले हमें दिखाया जाए वो बयान क्या बोला उन्होंने, दिखाइए, चलाइए, हमने देखा ही नहीं है। शफीकुर रहमान का आप बयान देखना चाहते हैं? ये तो महिला विरोधी पहले से रहे हैं, इनके तो अरे रहने दीजिए, हरण किया है आप पांडव के रूप में, कौरव है कौरव, इस प्रदेश की देश की आप 6 बजे कुरुक्षेत्र देखिएगा, कौरव हैं, महिलाओं का अच्छी हरण किया है। आप 6 बजे कुरुक्षेत्र देखिएगा, आपने वोट, आप 6 बजे इंडिया टीवी पर कुरुक्षेत्र देखिएगा, आप 6 बजे इंडिया टीवी पर कुरुक्षेत्र देखिएगा। बेटी को जिंदा जला दिया, रात को 2 बजे रात को उसको जिंदा जला दिया। बदायूं रेप कांड भूल जाए, बदायूं रेप कांड भूल जाए, लड़कियों की हत्याएं भूल जाए, मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाए, कैराना भूल जाए। तो क्या ये एक मिनट, अब मैं मुद्दे को नहीं भटकाना चाहती, प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए। जो विषयांतर आप खुद ही करना चाहती हैं। एमएच खान साहब, मैं फिर से आज के मुद्दे पर आती हूँ। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मैं फिर कहती हूँ, आप 3 दलों का मुद्दा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। कैसे हराएंगे? अगर एक लक्ष्य के साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग रास्ते पकड़ेंगे। नहीं देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। जो गठबंधन हुए उसको बड़ा अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ, और 2007 में हमने बिना गठबंधन के ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, और मैं अब उसी फार्मूले पे हम लोग आ गए हैं। अब उसी फार्मूले पे अब हम चल करके सबका साथ सबका विकास वाली झूठ नारा नहीं देंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके सबको लेके साथ 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। अब आप देखिएगा, अंडर करंट है जनता के अंदर, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, हत्याएं, महिलाओं की इज्जत तार हो रही है, महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है। किसी भी चीज पे अगर देखिए, योगी आदित्यनाथ के काम से अगर प्रधानमंत्री संतुष्ट होते तो प्रधानमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश में डेरा नहीं डालते। इसलिए प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव नहीं हो पाएगा, हार रहे हैं हम। इनका इंटेलिजेंस बता रहा है कि चुनाव हार रहे हैं पूरी तरह से।
तो ये चारों तरफ से साथ लोग, यही लोग पश्चिम बंगाल में 40 सभाएं करे थे योगी आदित्यनाथ जी जाके पश्चिम बंगाल में, और 40 से 50 सभा प्रधानमंत्री ने किया था। अमित शाह परमानेंट वहीं डटे हुए थे, नड्डा जी डटे हुए थे। क्या हाल हुआ वहां पर? आप जनता का नस जब तक नहीं आप भलाई करेंगे, आपका कोई वोट नहीं करेगा, आपको कोई नहीं सत्ता बैठाएगा। आपने जब कहा कि 3 कानून किसानों के लिए अच्छा है, तो फिर आपने वापस लिया अच्छे कानून को। इतना बैक जाने की जरूरत नहीं थी। आपने बिना सोचे समझे, बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए, बिना किसानों से बात किए हुए बिल पास कर दिया, और फिर बिना किसानों से बात किए हुए बिल वापस ले लिया। ये तानाशाही रवैया जो है भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने औरंगजेब का नाम लेकर के और शिवाजी का नाम लेकर के, और योगी जी कहते हैं बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे कह करके ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो ध्रुवीकरण नहीं चाहते, आदमी को 2 रोटी चाहिए, खाना चाहिए, और धर्म और समाज अपना व्यक्तिगत आस्था है, उसको करेगा आदमी, जिसको करते आया पूरे हिंदुस्तान में लोग करते आए हैं। रोटी चाहिए ना कोई, महंगाई को कम करिए। और खाद जो किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, एक बोरी खाद में 5 किलो बेच रहे हैं। एमएच खान साहब, 2 बातें मैं आपके बयान में से उठाती हूं और उसी को लेकर मैं आदिल हसन जी के पास जा रही हूं। आदिल जी, पहली बात तो ये बीएसपी के लिए अंडर करंट है, क्या वो नजर आता है? और दूसरी बात ये, जो ये कृषि कानूनों को वापस लिया गया, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या आप किसान साथ देंगे बीजेपी का? ये कृषि कानून तो मोदी जी ने कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने के लिए लाया था, और मोदी जी को इंटरनल सर्वे से पता चल गया कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार रहे हैं। ये तो उनके वो अहंकार जो था, उन्होंने अहंकार में ये लाया था, उसके पता चल गया जो सर्वे में। ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए इन्होंने लाया, और ये चुनाव हारेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश की आवाम ने बहुत ही इस बार सही निर्णय लेगी, और आप देखिएगा ज्यादा दिन नहीं बचा है, इनका अहंकार हारेगा, योगी आदित्यनाथ जी का अहंकार हारेगा। और जिस तरह इनका एक छोटा सा सवाल आदिल हसन जी, एक छोटा सा सवाल, अगर बीएसपी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो साथ देंगे या समाजवादी पार्टी को साथ देंगे? छोटा सा सवाल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बीजेपी को जो हराएगा उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी हारेगी, उत्तर प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो सबके इंसाफ की बात करेगी और रोजगार की बात करेगी, महंगाई को दूर करने की बात करेगी, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आवाम को देगी। अहंकारी राजा को उसका अहंकार टूटेगा, उत्तर प्रदेश ठीक है। इंतजार करते हैं। आज हमारे लिए चर्चा के लिए बस वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जी, मैं आपका भी रिएक्शन लेते, लेकिन वक्त इतना ही था, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एमएच खान साहब, के शर्मा जी, महेश आर्य जी और आदिल हसन जी हमारे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।